दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की। दरअसल रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बगल में ही एक छोटा सा कॉलोनी पड़ता है और इसी छोटे से कॉलोनी का रहने वाला है 37 वर्षीय सोनू सिंह, जिसकी पत्नी का नाम है रिंकी सिंह, जिसकी उम्र है करीब 35 साल के आसपास। दरअसल सोनू और उसकी पत्नी रिंकी, जो दोनों ही उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद की नौकरी करते हैं, जिनकी पोस्टिंग इसी रामपुर जिले के अलग अलग थानों में है। बात कर रहा हूं मैं 14 अक्टूबर 2024 की सुबह सुबह। रिंकी हर रोज की तरह अपने काम पर तो जाती है, लेकिन शाम के वक्त टाइम पे जब अपने घर पे नहीं पहुंचती है, सोनू अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन अब रिंकी का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिस वजह से सोनू अपनी पत्नी को ढूंढते हुए उस थाने में जाता है जिस थाने में रिंकी काम करती थी। थाने में पहुंचकर जब पूछताछ करता है तो इस पूछताछ में मालूम चलता है कि रिंकी हर रोज की तरह वक्त पे यहाँ से अपने घर के लिए निकल चुकी थी, जिस वजह से सोनू एकदम से परेशान हो जाता है। सबसे पहले इस बात की जानकारी अपने सास ससुर यानी कि रिंकी के माता पिता, उसके पिता का नाम है हरचरण सिंह, मां का नाम है हरवती देवी, जो कि मूल रूप से बिजनौर के डरबड़ गांव के रहने वाले हैं, खबर देता है। मां और पिता को भी जब मालूम चलता है कि बच्ची कहीं गायब हो चुकी है, वे लोग भी अपने दामाद के पास पहुंचते हैं और फिर ये तीनों मिल करके पूरी रात जहां तहां रिंकी को ढूंढते हैं। ढूंढते हुए पूरी रात तो गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी ना तो रिंकी का कुछ पता चलता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है, जिस वजह से अगले दिन आखिरकार 15 अक्टूबर 2024 को सोनू अपनी सास और ससुर दोनों को लेकर के नज़दीकी थाने में जाता है और सारी बात पुलिस को बताते हुए अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। लेकिन जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और पुलिस को जब ये मालूम चलता है कि गायब होने वाली महिला खुद उन्हीं के विभाग की रहने वाली है, पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस रिंकी को ढूंढने से पहले सबसे पहले ही खुद रिंकी के माता पिता से सवाल करती है कि क्या आप लोगों को किसी पे शक है कि आपकी बच्ची को कौन नुकसान पहुंचा सकता है या फिर आपकी बच्ची कहां जा सकती है। इस पे रिंकी की मां हरवती देवी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे ही गांव के बगल के गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है ओमपाल, जिसकी उम्र है करीब 27 साल के आसपास, जो कि 7वीं फेल है, 1 नंबर का आवारा है, शराबी है। दरअसल ओमपाल अक्सर मेरी बच्ची को परेशान करता था, दोनों के बीच में दोस्ती थी, फोन पे बातचीत करते थे। हमने ओमपाल को कई बार समझाया था कि बच्ची को ना परेशान करो, लेकिन वो हमारी एक बात नहीं मानता था। हो सकता है कि ओमपाल ने ही मेरी बच्ची को कहीं गायब किया होगा। इस केस में पहला नाम ओमपाल का आता है, इसीलिए पुलिस अब ओमवती के ही तहरीर पे आखिरकार 16 अक्टूबर 2024 को बिजनौर में जाकर के 27 वर्षीय ओमपाल को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब ओमपाल से रिंकी के बारे में पूछताछ करती है तो ओमपाल भी बड़ी बेबाकी से पुलिस वालों का जवाब देते हुए कहता कि हाँ साहब, मैं रिंकी से फ़ोन पर बातचीत करता था, हम दोनों के बीच में नज़दीकियाँ भी थी, पर मुझे नहीं मालूम है कि रिंकी कहाँ गई है। हालांकि पुलिस ओमपाल से और भी कई तरह के सवाल करती है, लेकिन जब ओमपाल सही तरीके से जवाब नहीं देता है तो पुलिस ओमपाल को छोड़ती नहीं है, बल्कि उसे थाने में ही रखती है और इधर रिंकी को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन 17 अक्टूबर 2024 को मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रामगंगा है, दरअसल रामगंगा किनारे पुलिस को एक ऐसी महिला की डेड बॉडी बरामद होती है जिसका सर और धड़ अलग अलग हो चुका था, चेहरे को भी बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, जिससे उसकी पहचान करनी काफ़ी मुश्किल थी। कटघर थाने की पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए उस डेड बॉडी की कुछ तस्वीरें लेकर के एरिया के जितने थाने में होते हैं सब जगहों पर सर्कुलेट तो करती है, आसपास के जिलों के भी थानों में सर्कुलेट करती है। और जैसे ही 17 अक्टूबर की वो तस्वीरें इधर रामपुर थाने के सिविल लाइंस, रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाने में पहुंचती है तो पुलिस उस तस्वीर को ले जाकर के खुद रिंकी के पति सोनू सिंह को दिखाती है और कहती है क्या इसे देख करके आप बता सकते हैं कि ये डेड बॉडी कहीं आपकी पत्नी रिंकी की तो नहीं है। उस फोटो को देखने के बाद सोनू पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, ये डेड बॉडी मेरी पत्नी की नहीं है। चूंकि इधर थाने में अभी पुलिस ओमपाल को भी पकड़ करके रखी थी, पुलिस उस तस्वीर को दिखाकर ओमपाल से भी जब पूछताछ करती है तो ओमपाल उस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, ये डेड बॉडी रिंकी का ही है। हालांकि पुलिस जब ओमपाल से ये सवाल करती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये डेड बॉडी रिंकी की है, इस पे ओमपाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, रिंकी के हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था और ये टैटू साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये डेड बॉडी रिंकी की है। अब सवाल ये था कि आखिरकार उस डेड बॉडी की
रिंकी का पति सोनू सिंह पहचानने से क्यों इनकार कर रहा था। दरअसल पुलिस अब इस चीज की पुष्टि करने के लिए उस तस्वीर को लेकर के रिंकी के माता पिता को भी जब दिखाती है, तो उस तस्वीर को गौर से देखने के बाद रिंकी के माता पिता भी पुलिस वालों से कहते हैं कि हाँ साहब, ये डेड बॉडी तो हमारी बच्ची की ही है। जिस वजह से आखिरकार पुलिस इन तमाम लोगों को लेकर के मुरादाबाद के कटघर में जाती है और पुलिस को जो डेड बॉडी बरामद हुई थी, डेड बॉडी को जब दिखाती है, तो वहां पे भी देखने के बाद रिंकी का पति सोनू पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, ये डेड बॉडी मेरी पत्नी की नहीं है। लेकिन जो रिंकी के माता पिता और उसका प्रेमी ओमपाल थे, दरअसल ये तीनों पुलिस वालों से कहते हैं कि नहीं साहब, ये डेड बॉडी रिंकी की ही है। दरअसल वाकई में ये पुष्टि हो जाती है कि वो डेड बॉडी रिंकी की है, जिस वजह से आखिरकार अब ये खुलासा हो जाता है कि रिंकी की किसी ने बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया था। अब सवाल ये था कि आखिरकार मुरादाबाद शहर में जाकर के रिंकी की हत्या किया किसने था, वो भी उसके घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। दरअसल पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए खुद अब रिंकी के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि रिंकी अपने नंबर से प्रेमी ओमपाल से पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी, लेकिन आखिरी बार उसकी बात ओमपाल से नहीं हुई थी, बल्कि खुद उसके पति सोनू सिंह से ही हुई थी, जिस वजह से पुलिस का अब शक सोनू के ऊपर चली जाती है। दरअसल पुलिस जब सोनू को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ करती है कि बताओ आखिरकार तुमने पत्नी की हत्या क्यों किया, इधर सोनू सिंह जो कि खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद की नौकरी कर रहा था, पुलिस वालों को भरपूर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस सोनू की एक भी बात नहीं मानती और जब थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो सोनू मजबूर होकर के खुद ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, मेरी पत्नी की हत्या ओमपाल ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। लेकिन सोनू सिंह जब अपनी ही पत्नी की हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी साजिश सामने आती है जिन्हें सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 में, तब जब सोनू सिंह और रिंकी सिंह सिपाही पद के लिए जो नौकरी की तैयारी किए थे, इनकी ट्रेनिंग जो चल रही थी, ट्रेनिंग के दौरान ही साल 2011 में दोनों के बीच में दोस्ती होती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। दरअसल दोनों के नज़दीक आने की मात्र एक ही वजह होता है कि जो रिंकी सिंह बिजनौर के दरबड़ गांव की रहने वाली थी, दरअसल सोनू सिंह भी इसी बिजनौर के ही रायपुर गांव का रहने वाला था। दोनों गांव के बीच की दूरी मात्र 7 किलोमीटर की थी। इस वजह से रिंकी और सोनू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोनों की जब नौकरी मिल जाती है, दोनों की ही पोस्टिंग उस वक्त चंदौसी में होती है। 2 साल का जब समय गुजरता है, अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं और आखिरकार परिवार वालों की रजामंदी से साल 2013 में सोनू और रिंकी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद चंदौसी में जहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे किराए का कमरा लेकर के रहते हैं। जब कुछ साल का वक्त गुजरता है, रिंकी 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजरता है उसके बाद से चंदौसी में ही अपना खुद का एक ज़मीन खरीद कर घर बना लेते हैं। समय बेहतर तरीके से वहीं पे गुजरने लगता है, लेकिन घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले सोनू सिंह की वहाँ से ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हो जाती है। करीब 2 साल पहले सोनू सिंह रामपुर में आ जाता है, उसकी पत्नी चंदौसी में रह जाती है। पति और पत्नी अलग तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अलग होते हैं अचानक इधर रिंकी के जीवन में उसी के गांव का रहने वाला 27 वर्षीय ओमपाल एंट्री कर जाता है। दरअसल ओमपाल जो कि देखने में हैंडसम था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, 7वीं फेल था, आवारा था और 1 नंबर का शराबी था। न जाने रिंकी को भी ओमपाल के अंदर क्या नजर आ जाती है कि दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और फिर रिंकी का अपने ही गांव का रहने वाला ओमपाल के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। दरअसल ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी रिंकी के पति ना तो सोनू सिंह को मालूम चलता है और ना ही उसके माता पिता को मालूम चलता है। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, रिंकी का भी चंदौसी से ट्रांसफर इसी रामपुर जिले में हो जाता है, जिस वजह से घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले रिंकी भी रामपुर में आ जाती है, बच्चे और अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन जब अपने पति के पास आकर के रहने लगती है और खुद अपने पति के सामने ही अपने गांव का रहने वाला ओमपाल से काफ़ी देर तक जब फोन पर बातचीत करने लगती है, इस वजह से सोनू सिंह को अपनी पत्नी को लेकर के शक हो जाती है। हालांकि जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो रिंकी बड़ी बेबाकी से अपने पति को जवाब देते हुए कहती है कि ओमपाल उसके गांव का रहने वाला है, इस वजह से मैं उससे बातचीत करती हूँ। लेकिन सोनू अपनी पत्नी की बातों पर यकीन नहीं करता है और फिर सच्चाई पता लगाने के फिराक में लग जाता है। और आखिरकार एक दिन सोनू को यह मालूम चल जाता है कि उसकी पत्नी का ओमपाल के साथ अफेयर शुरू हो चुका है। दरअसल अफेयर ही नहीं शुरू हुआ है, बल्कि दोनों कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं।
सोनू को जब यह सारी सच्चाई मालूम चलता है, अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिंकी जब अपनी पति की बात नहीं मानती है तो सोनू इस बात की शिकायत खुद अपने सास और ससुर से भी करता है। जब इधर रिंकी के माता पिता को मालूम चलता है, वे लोग भी अपनी बच्ची को काफ़ी समझाते हैं, लेकिन रिंकी जब किसी की बात नहीं मानती है तो खुद सोनू और उसके सास ससुर अब रिंकी को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम ओमपाल से बातचीत करना बंद नहीं करोगी, उससे मुलाकात करना बंद नहीं करोगी, तो हम लोग ओमपाल के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे। लेकिन ओमपाल के ऊपर मुकदमा जब दर्ज कराने की बात कहते हैं तो रिंकी ओमपाल के पक्ष में खड़ी हो जाती है। दरअसल रिंकी किसी भी कीमत में ओमपाल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है, जिस वजह से पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ते बने हुए थे, जैसे जैसे समय गुजरता है दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इधर सोनू को यह लगता है कि उसकी पत्नी अब उसके साथ दगाबाजी कर रही है, 7वीं फेल लड़के के चक्कर में मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है। जब सोनू अपनी पूरी कोशिश कर लेता है कि वो ओमपाल से दूरी बना ले और जब रिंकी किसी भी कीमत में ओमपाल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, तो आखिरकार सोनू सिंह मजबूर होकर के अपनी इज्जत और झूठी शान बचाने के लिए खुद अपनी पत्नी को इस दुनिया से ही हटाने का फैसला कर लेता है और फिर अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और इस प्लान के बारे में जाकर के अपने बहनोई से बातचीत करता है, जिसका नाम है ब्रजपाल। उम्र है करीब 36 साल के आसपास, जो कि बिजनौर के ही जमालुद्दीनपुर गांव का रहने वाला है। जब अपने परिवार की सारी कहानी अपने बहनोई के सामने रखता है और खुद अपनी पत्नी को ही मारने की जब बात कहता है, तो सारी बातों को सुनने के बाद ब्रजपाल भी अपने साले का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों मिलकर के एक बहुत ही सतिराना प्लान बनाते हैं और आखिरकार 14 अक्टूबर 2024 को शाम के वक्त जब इधर रिंकी ड्यूटी से अपने घर निकलने वाली होती है, उसी वक्त ही सोनू सिंह अपनी पत्नी के नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि जब ड्यूटी से तुम्हारी छुट्टी हो तो सीधे घर पे आना, क्योंकि घर पे मेरे जीजा आए हुए हैं, कुछ तुमसे ज़रूरी बातचीत करनी है, इधर उधर मत जाना। इधर रिंकी को जब मालूम चलता है कि उसके पति का बहनोई घर पे आए हुए, तो रिंकी भी सीधे ड्यूटी से अपने घर पे पहुंच जाती है। जब रात होती है, इधर रिंकी जब अपने दोनों बच्चों को खाना वाना खिला करके सुला देती है, उसके बाद से तीनों एक साथ बैठते हैं, बातचीत करने लगते हैं। सोनू अपनी पत्नी रिंकी को फिर से अपने जीजा के सामने ही समझाने की कोशिश करता है कि तुम ओमपाल से दूरियां बना लो, वरना हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रिंकी जब यहाँ पे भी किसी की बात नहीं मानती है, तो आखिरकार सोनू और उसका जीजा ब्रजपाल, ये दोनों मिलकर के रिंकी की बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और जब रिंकी अधमरे अवस्था में हो जाती है, उसके बाद से सोनू एक तेज धार हथियार को लेकर के आता है और उस हथियार को अपनी पत्नी के काफ़ी तेज गति से गले पे चला देता है, जिस वजह से रिंकी सिंह की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। हालांकि रिंकी की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से रिंकी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जिस हथियार को उसने उसके गले पे चलाया था, उसी हथियार से उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद से अपने कपड़ों को जाकर के चेंज करते हैं और फिर डेड बॉडी को उसी रात ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले सर और धड़ को एक बोरी में पैक करता है, सर को एक पन्नी में पैक करता है और फिर दोनों ही चीज़ों को अपनी गाड़ी के डिक्की में लेकर उसी रात को लेकर के निकल जाते हैं ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल वहाँ से ये गाड़ी लेकर के सीधे मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि ठीक घटना से 1 महीने पहले सोनू सिंह मुरादा में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए गया था, उधर के एरिया से काफ़ी वाकिफ हो चुका था। उसी रास्ते पे गाड़ी लेकर के निकल जाता है। आधी रात को डिक्की के अंदर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को लेकर 20 सड़क पे गाड़ी को दौड़ाना तो शुरू करता है, लेकिन उसके गाड़ी पे चूंकि पुलिस लिखा हुआ था, इसीलिए रास्ते में कोई किसी भी टोल नाके पे या फिर कोई भी पुलिस गाड़ी को रोकती नहीं और ना ही उसकी जांच पड़ताल करती है, जिस वजह से सोनू अपने बहनोई ब्रजपाल के साथ पत्नी की डेड बॉडी को गाड़ी के डिक्की में लेकर घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामगंगा किनारे पहुंच जाता है। चूंकि रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, रामगंगा किनारे की जो कच्ची सड़क होती है, अपनी गाड़ी को उसी कच्ची सड़क पर उतार देता है और फिर सड़क किनारे ही अपनी गाड़ी को रोक करके सबसे पहले अपनी पत्नी की धड़ को बाहर निकालते हैं और फिर दोनों मिल करके धड़ को रामगंगा में फेंकते हैं, ये सोच करके कि शायद पानी के बहाव में डेड बॉडी काफ़ी दूर चली जाएगी, किसी को मिल नहीं पाएगा। लेकिन जब धड़ को फेंकते हैं, धड़ ज़्यादा अंदर नहीं जा पाती है और किनारे पे आकर के झाड़ियों में फंस जाती है और उसके बाद से जो पन्नी में सर लेकर के आए थे, उस सर को जब फेंकते हैं तो वो सर भी बगल किनारे के ही झाड़ियों में जाकर के फंस जाती है। चूँकि दोनों काफ़ी डरे हुए भी थे, दोनों डेड बॉडी को देखते तो हैं कि बगल झाड़ियों में फंस चुकी है, लेकिन दोनों को डर सताने लगता है कि इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, हम पकड़े जाएं। डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ने के बाद
वहाँ से सीधे वापस अपने घर पे आते हैं। घर पे पहुँचने के बाद सोनू सबसे पहले अपनी पत्नी के मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और फिर अपनी पत्नी को अगले दिन ढूंढने का नाटक करना शुरू कर देता है। दरअसल सोनू अपना बेहतर तरीके से प्लान बनाया था, ये सोच करके कि शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। जो अपनी पत्नी की हत्या किया था, दरअसल इस हत्याकांड में उसके प्रेमी ओमपाल को फंसाने की उसकी साजिश भी थी। इसीलिए जब उसकी पत्नी का कुछ पता नहीं चलता है तो तुरंत ही सबसे पहले इस बात की जानकारी अपने सास और ससुर को भी दे देता है, ताकि उसके सास और ससुर को भी उसको लेकर के शक ना हो। और इधर रिंकी के माता पिता को जब मालूम चलता है कि उनकी बच्ची कहीं गायब हो चुकी है, वो भी अपनी बच्ची को ढूंढते हुए दामाद के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद से ये तीनों मिलकर के रिंकी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन हद तब हो जाती है जब मुकदमा दर्ज हो जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और पुलिस जब रिंकी की माँ हरवती देवी से सवाल करती है कि क्या आपको किसी पे शक है, तो हरवती देवी की माँ खुद अपनी बच्ची के प्रेमी ओमपाल का नाम बता देती है, जिस वजह से पुलिस ओमपाल को गिरफ्तार करती है। लेकिन 17 अक्टूबर को इधर मुरादाबाद कटघर थाने की पुलिस जब उस डेड बॉडी को बरामद करती है, तो जब इधर इस बात की जानकारी सोनू सिंह को मालूम चलता है, सोनू हक्का बक्का रह जाता है कि पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद कर ली है। पुलिस जब डेड बॉडी की पहचान कराने की कोशिश करती है तो उस वक्त ही सोनू पुलिस वालों से झूठ बोलता है कि साहब ये डेड बॉडी मेरी पत्नी की नहीं है। लेकिन डेड बॉडी की तस्वीर जब पुलिस सोनू के रिंकी के माता पिता के साथ साथ उसके प्रेमी ओमपाल को जब दिखाती है, तो ये तीनों उस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं, जिस वजह से पुलिस अब इस केस की कड़ियाँ जोड़नी शुरू कर देती है और आखिरकार सोनू सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में सोनू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस सोनू को गिरफ्तार करके उसके अपने साथ लेकर के जाती है। बिजनौर में जाकर के उसके बहनोई ब्रिजपाल को भी गिरफ्तार करती है। जिस कार को इन्होंने इस्तेमाल किया था डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, पुलिस उस कार को भी बरामद करती है। पुलिस अब इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। उसके बाद से पुलिस रिंकी के प्रेमी ओमपाल को जब छोड़ती है और इस बात की जानकारी जब रिंकी के माता पिता को मालूम चलता है, वो फिर से थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर के पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब हम चाहते हैं कि आप लोग ओमपाल को मत छोड़िए। दरअसल जो मेरी बेटी ने गलती की थी उसमें सारी गलती सिर्फ मेरे दामाद सोनू सिंह की ही नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलतियाँ मेरी बच्ची की भी थी। हमने अपनी बच्ची को काफ़ी समझाने की कोशिश किया था, लेकिन ना जाने रिंकी के दिमाग में ओमपाल को लेकर के क्या हो चुका था कि उस 7वीं फेल लड़के के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी थी कि अपनी दुनिया ही बर्बाद कर ली। दरअसल जो मेरी बच्ची इस दुनिया को छोड़ के गई है, इसका मुख्य वजह उसका प्रेमी ओमपाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि ओमपाल को भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रिंकी की हत्या करने के जुर्म में पुलिस उसके पति और उसके पति के बहनोई को गिरफ्तार की थी। इस बात की जानकारी ओमपाल को नहीं मालूम था, इसलिए पुलिस मजबूर होकर के ओमपाल को छोड़ देती है। फिलहाल इस वक्त सोनू सिंह और उसका पति उसका बहनोई ब्रिजपाल जो रिंकी सिंह की हत्या करने के जुर्म में जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं और सोनू सिंह की जो दोनों बच्चे थे, दरअसल दोनों बच्चे अब अपने नाना नानी के पास रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।